किसी भी देश का संविधान आखिर होता क्या है? क्या ये बस नियमों की एक किताब है जिसे एक बार लिख दिया गया और बस बात खत्म? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और वो भी भारत के संविधान के नजरिए से। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को दिशा देता है, क्या वो हमेशा हमेशा के लिए एक जैसा रह सकता है? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। और ऐसा क्यों है, बस यही तो आज समझना है। ये विश्लेषण बताएगा कि भारत का संविधान कैसे समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस आइडिया की। जब ये कहा जाता है कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जीवंत दस्तावेज है, तो इसका असली मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि संविधान एक ऐसा सिस्टम है जो समाज की बदलती जरूरतों के साथ खुद को ढाल सकता है। ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसी संविधान को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, समाज कभी एक जगह नहीं रुकता। अगर संविधान वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगा तो वो पुराना और बेकार हो जाएगा। सोचकर देखिए, जिस जमाने में हमारा संविधान लिखा गया, उस वक्त भला किसने सोचा था कि इंटरनेट हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा, या राइट टू प्राइवेसी जैसा मुद्दा इतना अहम हो जाएगा? बस इन्हीं नई चुनौतियों से निपटने के लिए एक जीवंत संविधान की जरूरत होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारतीय संविधान इतने सालों तक इतनी मजबूती से कैसे टिका रहा? दुनिया के कई संविधान तो आए और चले गए, लेकिन हमारा संविधान आज भी फल फूल रहा है। तो क्या है इसका राज? जानकार मानते हैं कि इसकी सफलता के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। एक तो है इसकी कठोरता और लचीलेपन के बीच का गजब का बैलेंस, दूसरा है इसका बहुत डिटेल्ड होना, और तीसरा हमारी न्यायपालिका का अहम रोल। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कमाल का सीक्रेट है एक शानदार बैलेंस। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे एक पेड़ की तरह बनाया, जिसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं, जिन्हें हिलाना लगभग नामुमकिन है। ये हैं संविधान के मूल सिद्धांत। लेकिन साथ ही इसकी टहनियां इतनी लचीली हैं कि वो समय की हवा के साथ झुक सकती हैं, नई दिशाएं ले सकती हैं। यही लचीलापन इसे जिंदा रखता है। दूसरी वजह है इसका बहुत डिटेल्ड होना। हर चीज साफ साफ लिखी है ताकि कंफ्यूजन की गुंजाइश कम से कम हो। और तीसरा स्तंभ, जो शायद सबसे अहम है, वो है हमारी जुडिशरी यानी अदालतें। इन्हें संविधान का गार्डियन भी कह सकते हैं। समय समय पर ये संविधान की व्याख्या करती हैं ताकि उसके पुराने सिद्धांत आज की नई चुनौतियों पर भी लागू हो सकें, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा हो या आज के डिजिटल दौर में हमारे अधिकार। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि संविधान बदल सकता है, पर सवाल ये है कि कैसे? इसका प्रोसेस क्या है? आखिर ये बदलाव होता कैसे है? इसका पूरा खाका हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 368 में। यही वो आर्टिकल है जो हमारी पार्लियामेंट को संविधान में बदलाव करने की पावर और उसका तरीका दोनों बताता है। तो ये जो संशोधन या अमेंडमेंट शब्द है, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है संविधान की किताब में कोई फॉर्मल चेंज करना, कुछ नया जोड़ना, कुछ पुराना हटाना या किसी चीज को बदल देना। और मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ बदलाव का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि पूरे 3 अलग अलग रास्ते हैं। और कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बदलाव कितना बड़ा और कितना जरूरी है। अब ये टेबल सब कुछ एकदम क्लियर कर देगा। पहला है सिंपल मेजॉरिटी। ये सबसे आसान तरीका है। जैसे किसी नए राज्य को बनाना हो तो ये तरीका काम आता है। दूसरा, जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है, वो है स्पेशल मेजॉरिटी। ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें सदन के टोटल मेंबर्स की 50% से ज्यादा और जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 सपोर्ट चाहिए होता है। फंडामेंटल राइट्स जैसे बड़े बदलाव इसी से होते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे मुश्किल रास्ता। इसमें पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, साथ में देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की हाँ भी जरूरी है। ये तब इस्तेमाल होता है जब मामला पूरे देश के फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हो, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन। हाँ, सही सुना, 100 से भी ज्यादा बार। मतलब 1950 में जब से ये लागू हुआ है, तब से लेकर आज तक लगभग हर साल इसमें कोई ना कोई बदलाव किया गया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के संविधानों के मुकाबले ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अच्छी बात है या बुरी? क्या इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान बनाने वालों से कोई चूक हो गई थी, या फिर ये इसकी खूबी है, इसकी ताकत है कि ये समय के साथ खुद को ढाल सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं।
इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कुछ चीजों पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि ये संविधान इतना बदलता क्यों है, फिर इन बदलावों के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे, एक बहुत ही विवादास्पद संशोधन की कहानी जानेंगे, फिर देखेंगे कि संविधान की आत्मा को कैसे बचाया गया और आखिर में समझेंगे कि ये कैसे एक जीता जागता दस्तावेज है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, आखिर इतने सारे बदलावों की जरूरत पड़ी ही क्यों? अब देखिए, भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। इतनी बड़ी आबादी, अनगिनत भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और साथ ही समाज में गहरी आर्थिक असमानताएं। ऐसे में कोई एक नियम जो 1950 में बनाया गया हो, वो हमेशा के लिए कैसे सही हो सकता है? समाज बदलता है, उसकी ज़रूरतें बदलती हैं, नई राजनैतिक चुनौतियां आती हैं, लोगों को नए अधिकारों की ज़रूरत महसूस होती है, तो इन सबको जगह देने के लिए संविधान को भी बदलना ही पड़ता है। तो इस लिहाज से देखें तो ये जो इतने सारे संशोधन हुए हैं, ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब में बंद कुछ नियम नहीं है। नहीं, ये तो एक जिंदा दस्तावेज है जो देश के साथ साथ सांस लेता है, बढ़ता है और विकसित होता है। अच्छा, एक बात और समझना जरूरी है। हर संशोधन का मतलब ये नहीं कि देश में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया हो। इन 100 से ज्यादा संशोधनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार है तकनीकी, मतलब जो प्रशासनिक कामों के लिए जरूरी है, जैसे किसी नए राज्य का बनाना या किसी नियम को ठीक करना। दूसरे हैं व्याख्यात्मक, कभी कभी अदालतें संविधान की किसी बात का एक मतलब निकालती हैं और संसद को लगता है कि उसे और साफ करने की जरूरत है, जैसा आरक्षण के मामले में हुआ। और फिर आते हैं तीसरे, राजनीतिक संशोधन। ये वो बदलाव है जो किसी बड़ी राजनीतिक बहस या आम सहमति के बाद होते हैं, और इसका सबसे बड़ा, सबसे विवादास्पद उदाहरण है 42वां संशोधन। तो चलिए अब कहानी के सबसे दिलचस्प और सबसे विवादित मोड़ पर आते हैं, 42वां संशोधन। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये तो एक तरह से संविधान को पूरी तरह से बदलने की कोशिश थी। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, माहौल तनावपूर्ण था, और इसी माहौल में 1976 में ये 42वां संशोधन लाया गया। एक ऐसा दौर जब लोगों के मौलिक अधिकार तक सस्पेंड कर दिए गए थे और सरकार के पास बेहिसाब ताकत थी। इस संशोधन के पीछे का इरादा बिल्कुल साफ था। ये सरकार की दूसरी शाखाओं, खासकर न्यायपालिका पर संसद की, यानी उस वक्त की केंद्र सरकार की सर्वोच्चता स्थापित करने की एक जबरदस्त कोशिश थी। और इसका असर बहुत गहरा पड़ा। इसने अदालतों की ताकत को कमजोर कर दिया, केंद्र सरकार को और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, और सबसे बड़ी बात, ये कहा गया कि सरकार की नीतियां नागरिकों के मौलिक अधिकारों से भी ऊपर हैं। मतलब इसने संविधान के पूरे संतुलन को ही हिलाकर रख दिया। अब जब ऐसा लग रहा था कि संसद अपनी ताकत से संविधान को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ सकती है, तब सामने आई हमारी न्यायपालिका, और उसने एक ऐसी ढाल तैयार की जिसे हम आज मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। ये हमारे संविधान की आत्मा का रक्षा कवच है। इस सिद्धांत की नींव रखी गई थी 1973 के एक ऐतिहासिक केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये शायद भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। तो आखिर ये सिद्धांत कहता क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी और गहरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो है, बिल्कुल है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को, उसकी बुनियाद को नहीं बदल सकती। इसे ऐसे समझिए कि आप घर में रंग रोगन करवा सकते हैं, नई खिड़कियां लगवा सकते हैं, लेकिन आप घर के उन खंभों को नहीं गिरा सकते जिन पर पूरी इमारत टिकी है। और ये बुनियादी खंबे हैं क्या? जैसे कि संविधान ही सबसे ऊपर है, देश कानून से चलेगा, सरकार के अलग अलग अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा, धर्मनिरपेक्षता होगी और देश में निष्पक्ष चुनाव होंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई भी सरकार किसी भी संशोधन से छीन नहीं सकती। और ये सिद्धांत सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, इसका असली असर 42वें संशोधन के बाद दिखा। इमरजेंसी के दौरान 42वें संशोधन ने इस मूल ढांचे पर हमला किया, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई और नई सरकार आई,
तो उसने 43वें और 44वें संशोधन के जरिए 42वें संशोधन के कई विवादास्पद हिस्सों को रद्द कर दिया। ये दिखाता है कि हमारे संविधान में खुद को ठीक करने की, अपनी गलतियों को सुधारने की एक कमाल की क्षमता है। तो इस पूरी खींचतान ने, इस टकराव ने हमारे संविधान को कमजोर नहीं किया, बल्कि और भी मजबूत बना दिया। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संविधान को लचीला बनाने और उसकी मूल आत्मा को बचाने के बीच ये संतुलन बनाने की कोशिश आज भी चल रही है। इसका एक और उदाहरण हमें साल 2000 में मिलता है, जब वेंकटचलैया आयोग बनाया गया। इसका काम था संविधान के अब तक के कामकाज की समीक्षा करना और ये बताना कि क्या इसमें और सुधार की कोई गुंजाइश है। इस आयोग ने कई अहम सुझाव दिए, जैसे न्यायपालिका को और मजबूत करना, चुनावी प्रणाली में सुधार करना, लेकिन सबसे अहम बात, इस आयोग ने भी मूल संरचना के सिद्धांत को बनाए रखने की जोरदार वकालत की। इससे पता चलता है कि ये सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की जड़ों में कितना गहरा उतर चुका है। तो चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। 100 से ज्यादा संशोधन, ये हमारे संविधान की खामी है या खूबी? देखिए, एक नजरिया कहता है कि इतने बदलाव का मतलब है कि शायद मूल दस्तावेज में कुछ कमियां थीं। लेकिन जो दूसरा और शायद ज्यादा गहरा नजरिया है, वो ये कहता है कि एक इतने विशाल, इतने विविध देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लेना, यही तो हमारे संविधान की असली ताकत है। यही उसके जिंदा और लोकतांत्रिक होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो मन में एक सवाल आता है ना, कि भाई 70 साल से भी ज्यादा पुरानी एक किताब आज के इस मॉडर्न इंडिया पर, इस डिजिटल इंडिया पर शासन कैसे कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में ही हमारे लोकतंत्र का पूरा सार छिपा है। और इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में है। वो ये कि हमारा संविधान कोई साधारण स्थिर किताब नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। तो चलिए आज इसी विचार को अच्छी तरह से समझते हैं। तो पहला सेक्शन है एक जीवंत संविधान की संरचना। मतलब आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस दस्तावेज में जान डालती हैं। देखिए, एनसीईआरटी के हिसाब से इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, एक संतुलित संशोधन प्रक्रिया, ताकि जरूरत पड़ने पर संविधान को बदला जा सके। दूसरा, एक क्रिएटिव न्यायपालिका, जो लिखे हुए शब्दों को समय के हिसाब से नए अर्थ दे सके। तीसरा, एक परिपक्व राजनीति। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, हम सबकी सक्रिय भागीदारी। यही चारों मिलकर हमारे संविधान को जिंदा रखते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, लोकतंत्र की धड़कन, संसद बनाम न्यायपालिका। इन 2 बड़ी शक्तियों के बीच जो एक तरह की खींचतान और संतुलन है ना, वही हमारे लोकतंत्र की जान है। इन दोनों के रोल में एक बहुत बड़ा फर्क है। संसद, जो कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदों से बनती है, वो लोकतंत्र का चेहरा है। वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षक है। उसका काम ये देखना है कि लोकतंत्र संविधान की सीमाओं के अंदर ही काम करे। तो ये कोई टकराव या लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी बैलेंस है। जैसा कि एनसीईआरटी में कहा गया है, संघवाद तभी सफल होता है जब ये दोनों ताकतें संतुलन में हों। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक अगर लोकतंत्र की गाड़ी चलाता है तो दूसरा उसे पटरी पर बनाए रखता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, संविधान की आत्मा। अब हम सिर्फ लिखे हुए शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे असल मकसद को समझने की कोशिश करेंगे। यहां 2 शब्द समझना बहुत जरूरी है, लेटर और स्पिरिट। लेटर का मतलब है जो कानून में शब्दशः लिखा हुआ है, लेकिन स्पिरिट का मतलब है उन शब्दों के पीछे का असली उद्देश्य, वो भावना जिसके साथ उस कानून को बनाया गया था। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आरक्षण का कानून, इसका लेटर तो सीटों के बंटवारे की बात करता है ना? लेकिन इसकी स्पिरिट या आत्मा क्या है? वो है सामाजिक न्याय। तो यहां यह साफ दिखता है कि कानून का उद्देश्य लिखे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। एक और बढ़िया उदाहरण है बोलने की आजादी, यानी फ्री स्पीच। इसके लेटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो मन में आए बोल दो। इसकी स्पिरिट में आजादी के साथ साथ हर इंसान की गरिमा, उसकी डिग्निटी का सम्मान भी शामिल है। यही संतुलन तो संविधान की आत्मा है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, लोकतंत्र के संरक्षक। तो सवाल यह है कि संविधान की रक्षा आखिर करता कौन है? जवाब सिर्फ संसद या अदालतें नहीं हैं। असल में किसी भी कानून की सफलता सिर्फ सरकार पर नहीं, बल्कि हम सब पर निर्भर करती है। नेताओं की ईमानदारी, जनता का दबाव,
सिविल सोसाइटी की नज़र और सबसे बढ़कर संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी अपनी कमिटमेंट, यही वो असली ताकतें हैं जो संविधान को कागज से निकालकर असल जिंदगी में लाती हैं। और अब हम आते हैं 5वें सेक्शन पर, निरंतर विकास की कहानी। अब तक ये तो साफ हो ही गया है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि एक चलती फिरती कहानी है। तो अंत में एनसीईआरटी किस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भारत का संविधान दुनिया में सबसे ज्यादा विस्तृत है, सबसे ज्यादा लचीले संविधानों में से एक है, और कोर्ट के केस लॉज के जरिए ये लगातार विकसित हो रहा है। यही वो बातें हैं जो इसे पूरी दुनिया में अनोखा बनाती हैं। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक जीवंत, बढ़ता हुआ और लगातार विकसित होता हुआ दस्तावेज है, और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे भारत और विकसित होता जाएगा, इस जीवंत संविधान की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? इसका जवाब कोई एक इंसान नहीं, बल्कि हम सब मिलकर लिखेंगे। तो अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको सच में उपयोगी लगा हो और एनसीईआरटी को गहराई से समझने में इससे कोई मदद मिली हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ई-पाठशाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जानकारी उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत काम की है जो विषयों को रटना नहीं, बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं। याद रखिए, आपके एक शेयर से किसी और छात्र का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकता है। तो पढ़ते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।